Good morning, students. As we are knowing, we are studying the financial statement of the companies. Tool of the financial statement of the companies. Okay. Before these tools, we have already studied about the chapter financial statement. Financial statement. This chapter already we have studied. Under this chapter, under the chapter financial statement, already we have understand for what purpose company prepare the financial statement. Okay. After studying to this chapter, we are studying tools. Again, I am revising tools. Okay. In the last lecture of comparative statement, already we have seen there are various tools of the analysis of the financial statement. Okay. The first chapter was comparative statement. The first chapter was comparative statement, whatever we have studied in the last lecture. Okay, my dear friends. So today we are going to start the tool number 2. Tool number 2, second tool, that is common size statement. That is common size statement. Okay, before this we have studied comparative statement and now we are going to study common size statement. Okay, my dear friends. Okay, if we talk about comparative statement, then what we get? We get a horizontal analysis of the item of the financial statement. Getting you all? I mean to say, means in the comparative statement we analyze the item from the preceding year. Getting here? Getting? From the preceding year means whatever base year क्या होगा आप मेरा वो बेस ईयर वो मेरा प्रीसीडिंग ईयर होगा. उसके बेसिस पे हम क्या एब्सोल्यूट इंक्रीज एंड डिक्रीज आइटम में हुआ है. व्हाटएवर वी आर गेटिंग इंक्रीज, एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज इन द आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी कैलकुलेट हम बेस ईयर को अज्यूम करके हम कैलकुलेट करते थे इन कंपैरेटिव स्टेटमेंट. क्लियर? ये आपको क्लियर होगा. होप आपने सारे क्वेश्चन कंपैरेटिव स्टेटमेंट के लगा लिए. ओके. सो बट इन कॉमन साइज स्टेटमेंट हम क्या करते हैं? वी एनालाइज द इंडिविजुअल आइटम्स. मीन्स देयर आर वेरियस आइटम अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, बहुत सारे आइटम्स होते हैं. इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में सारे लाइन्स आइटम भरे. फिर एसेट्स में फिक्स्ड एसेट, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स, देयर आर सो मेनी आइटम्स. ओके. सो अंडर कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या करते हैं? इंडिविजुअली हम एनालाइज करते हैं एक एक आइटम को फ्रॉम द प्रीसीडिंग ईयर. तो कंपैरेटिव और कॉमन साइज में बेसिक डिफरेंस क्या हो जाता है कि कंपैरेटिव हॉरिजॉन्टल वे में एनालाइज करता है फाइनेंशियल आइटम्स को और कॉमन साइज वर्टिकली एनालाइज करता है. क्या करता है? वर्टिकली एनालाइज करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेटा को. क्लियर? अच्छा, अब कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है, कैसे ये चीजों को कैसे एनालाइज होता है. ओके. तो आपने इस चैप्टर को समझने के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है. इफ यू आर नॉट नोइंग अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको ये चीजें नहीं समझ में आएंगी. क्लियर? अच्छा, इससे पहले आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या करते थे? कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या करते थे? ये आपका आइटम है, सपोज रिजर्व एंड सरप्लस. ओके, ये फाइनेंशियल आइटम है. ये 2 साल का आइटम है, 2 साल का अमाउंट है, जैसे 2019 एंड 20 आइटम था. ओके. सपोज 1 लाख 19 में था और 2 लाख 20. क्लियर? अच्छा, अब परसेंटेज चेंज
क्या हो रहा है, क्या जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या होंगे। अब हम इसको जो 19 है उसको हम बेस ईयर मानते थे, और जो मेरा एब्सोल्यूट चेंज था, मतलब इन दोनों का डिफरेंस था 2 लाख माइनस 1 लाख, कितना चेंज हुआ वो एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट यहां लिखते थे, और फिर इसका ये कितना परसेंट है हम यहाँ पे ये परसेंटेज लिखते थे। तो मतलब क्या कि मतलब हम जो कंपेयर करते थे वो फ्रॉम द प्रीसीडिंग ईयर, द अमाउंट ऑफ फ्रॉम द प्रीसीडिंग ईयर, ये हम कंपेयर करते थे अंडर कंपैरेटिव स्टेटमेंट। लेकिन कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम इधर नहीं जाएंगे, ध्यान रखिएगा, हम इधर नहीं जाना, हमको राइट साइड नहीं जाना, हमको इसी साल के आइटम मींस टोटल से क्या करना है, कंपेयर करना है। 2 साल का डेटा आपको दिया रहेगा, यहां पे टोटल सपोज 10 लाख का टोटल, ओके, इसका टोटल 20 लाख का है, 20 लाख का टोटल। अब आपको कॉमन साइज में क्या करना है, ये 1 लाख जो है 1 लाख 19 20, ये जो 1 लाख है वो 10 लाख का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, 10% है भाई, 10% है, ठीक है, 10% आप लिखते हैं। अब देखिए आपने क्या किया, मीन्स वी आर एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप। सेकेंड जो यूटिलिटी आ रही है मेरी, क्या हम एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, कहां, यहां क्रिएट कर रहे हैं इन डेटा ऑफ 2019। मतलब एक इंडिविजुअल आइटम वो अपने टोटल का कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है, ये हमने देखा तो 10% है। अच्छा 2 लाख का ये 20 लाख कितना परसेंट है, 10% है भाई, 10%। ओके, अब देखा आपने क्या, हम जो कंपेयर कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं, वर्टिकली बढ़ रहे हैं, वर्टिकली चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड देन आफ्टर वी आर गेटिंग इन द डेटा ऑफ 2019 इन द परसेंटेज फॉर्म, इन विच फॉर्म, परसेंटेज फॉर्म। देख रहे हैं 2019 में 10%, 2020 में भी 10%। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम एक इंडिविजुअल आइटम को ट्रैक कर रहे हैं ना। कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या है, एक इंडिविजुअल आइटम को हमको ट्रैक करना है, ओके, एंड वी आर आफ्टर एनालाइजिंग इंडिविजुअल आइटम्स वी आर गेटिंग in the amount of reserve and surplus there is any changes, अमाउंट तो बड़ा है 2 लाख, ये 1 लाख से 2 लाख हो गया। अरे आपने क्या, हम 2019 में 1 लाख लगाते थे, 1 लाख का रिजर्व मेंटेन किए हुए थे, 2020 में 2 लाख का मेंटेन किए हुए, अमाउंट तो देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन का जो परसेंटेज अमाउंट वो क्या है, इक्वल है, उसमें कहीं भी कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। अगर इससे ज्यादा की अमाउंट बढ़ता तब ये डेटा में चेंज होता। तो आप क्या देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं लेकिन इंडिविजुअली बेसिस पे कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट कहते हैं, जहां हम इंडिविजुअल आइटम्स को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट एक तरीके से कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी सबको, कंपैरेटिव और कॉमन साइज में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, क्लियर। तो अगर इस चैप्टर, इन दोनों चैप्टर्स में मैं फिर एक बार आपको कह रहा हूं, ये दोनों चैप्टर बहुत आसान है, बहुत इजियर है, ठीक है। अगर इसमें से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो एक तरीके से जानिए कि बोर्ड आपको क्या कर रहा है, गिफ्ट कर रहा है, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको गिफ्ट कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आफ्टर कॉमन साइज पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगे। क्या कि कंपैरेटिव वाला फॉर्मूला कॉमन साइज में लगा देंगे, कॉमन साइज वाला फॉर्मूला कंपैरेटिव में लगा देते हैं। तो आपको जो सावधानी रखनी है क्वेश्चन लगाते हुए, क्या सबसे पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन में करने को क्या कह रहा है, क्वेश्चन में करने को क्या कह रहा है। अगर इफ द क्वेश्चन इज सेइंग
prepare common size statement, then you will prepare common size statement and you will analyze the item individual basis of the total. क्लियर, समझ में आया? अच्छा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट कहेगा तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम कैसे एनालाइज करते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल वे में फ्रॉम द प्रीसीडिंग ईयर के डेटा से कितना अमाउंट चेंज होके आया है ये हम कैलकुलेट करते हैं कहाँ, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। होप आपको सारी ये चीजें समझ में आ रही होगी। ओके, तो ये है रहा बेसिक कॉन्सेप्ट कॉमन साइज स्टेटमेंट का। ओके, कुछ इसकी यूटिलिटीज हैं। अगर न्यूमेरिकल नहीं आता है तो आपके क्वेश्चन, आपके पेपर में इसकी थ्योरी आती है, तो इसकी थ्योरी में क्या है, एक ही इंपॉर्टेंट थ्योरी क्या है, यूटिलिटी एंड बेनिफिट्स। तो देख लीजिए उसको। सबसे पहली यूटिलिटी क्या है, टू एनालाइज चेंजेस इन इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट। क्या करता है, पहली यूटिलिटी, फर्स्ट यूटिलिटी, टू एनालाइज द चेंजेस इन इंडिविजुअल आइटम्स, इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर ना? अभी आपने देखा कि कॉमन साइज स्टेटमेंट में इंडिविजुअल आइटम्स कैसे एनालाइज होते हैं, आपने देखा एग्जांपल में। तो पहला इसकी यूटिलिटी क्या है कि ये डेटा को इंडिविजुअली बेसिस पे क्या करता है, एनालाइज करता है। हम ये जो टूल्स पढ़ रहे हैं वो टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए दीज टूल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, व्हेन यू विल गो इन हायर क्लासेस और आप जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ोगे तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ पाओगे। ठीक है ना, ये टूल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर ना? सेकेंड, पहला क्या था, टू एनालाइज द चेंजेस इन इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। ओके, टू establish the relationship between revenue from operation and individual items of the financial statement। ये दो इसके बेसिक यूटिलिटीज हो गई। क्या, एक इस्टेब्लिश रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है किसमें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो आपने इनकम आपको हुआ है उसमें, और जो आपका बेसिकली आइटम्स हैं उसमें। ये क्या करता है, एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का काम करता है। ठीक है ना? थर्ड पॉइंट, टू assess the financial strategy adopted by different enterprises belonging to the same industry। क्या करता है, थर्ड पॉइंट क्या एक्टिविटी है, टू assess the financial strategy to assess the financial strategy of the same type of industry, अब जैसे इंडस्ट्री ए है एंड इंडस्ट्री बी है, देयर आर टू फर्म्स एंड वो सेम, मतलब जैसे मान लीजिए एक कोई इंडस्ट्री है, वो दोनों इंडस्ट्री चौक बनाती है। ठीक है, दोनों इंडस्ट्री क्या बनाती है, चौक बनाती है। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि इंडस्ट्री ए की जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो ज्यादा है कंपेयर टू
बी। ऐसा क्यों है? तो जब हम सेम लेवल की इंडस्ट्री या सेम टाइप की इंडस्ट्री रहेगी तो हम क्या करते हैं, चीजों को एनालाइज करके देखते हैं वो किस चीज पे फोकस कर रहा है कि उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है, उसकी मतलब जो इनकम है वो क्या है, वो ज्यादा हो रही है। तो इन सब सारी चीजों को एनालाइज करके हम ये सारी चीजें पाते हैं कि हाँ किस चीज पे, किस इंडिविजुअल आइटम पे कंपनी फोकस कर रही है जिसका रिजल्ट उसको अच्छा मिल रहा है। आगे बात समझ में? तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में बेसिकली हम यही 3 यूटिलिटी है। अच्छा ओके, अब हम पढ़ेंगे क्या, फॉर्मेट। फॉर्मेट वही सेम कहानी, एक फॉर्मेट रहेगा, बैलेंस शीट के आइटम्स रहेंगे सारे, ठीक है ना, वर्टिकल फॉर्म में पर्टिकुलर्स, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज ये रहेगा, ठीक है। फिर नोट नंबर, फिर 2 साल का अमाउंट रहेगा आपका, जैसे 19, 20, फिर 2019 का परसेंटेज रहेगा और 2020 का परसेंटेज रहेगा, परसेंटेज ऑफ 2019 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड परसेंटेज ऑफ 2020 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, और जो ये रहेगा 2019-20 की वो एब्सोल्यूट आइटम्स रहेंगे, जो आपको अमाउंट दे रखा होगा बैलेंस शीट में, वो 2019 का 19 में और 20 का 20 में एब्सोल्यूट आइटम्स। ठीक है ना, ये चीजें रहेंगी। ओके, अब हम देखेंगे कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, एक एग्जांपल आपके बुक में इलस्ट्रेशन 1 दे रखा है, देखेंगे इसका हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले दे रखा है क्या, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले हेडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, सबसे फर्स्ट हेडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। ओके, अंडर दिस हेडिंग शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं वर्टिकल फॉर्मेट में, पहले इक्विटीज एंड लायबिलिटीज एंड देन एसेट्स। तो हम सारे एसेट, लायबिलिटी, इक्विटीज एंड लायबिलिटी के सारे एसेट्स पहले ऊपर हम लिख लेंगे, उसके बाद चीजों को हम देखते चलेंगे। तो शेयर कैपिटल में देयर आर 2 कैपिटल इज गिवन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल इज गिवन, दिया ना। तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोनों शेयर कैपिटल का हिस्सा है, दोनों आएंगे, ठीक है ना। आप लिख लीजिए 18, शेयर कैपिटल में क्या हो जाएगा 18 लाख, अमाउंट इन लैक्स है, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। तो शेयर कैपिटल में सबसे पहला अमाउंट क्या हो जाएगा 18 लाख। ये अमाउंट जो है लैक्स में है, ठीक है ना, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं बस 18 लिख के डॉट लिख दे रहा हूं। ओके, शेयर कैपिटल। फिर 17 का जो आइटम है, सॉरी 19 में 18 लाख है, 20 में भी 18 लाख ही, ओके, 20 में भी 18 लाख। ओके, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस सेकेंड आइटम क्या है 5.40, 5.40 ईयर चेंज कर लीजिए, पहले 20 हो गया उसके बाद 19 होगा। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस में 5.40 5,40,000 और 19 हो जाएगा क्या 4 लाख, 4 लाख हो जाएगा।
फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज हेडिंग नंबर 2। ये सारी हेडिंग वाइज हम बैलेंस शीट के फाइनेंशियल आइटम्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स को लिखेंगे। ओके, नॉन करेंट लायबिलिटीज में 14.40 एंड इसमें होगा 14 लाख, 14,40,000 और 14 लाख। ओके, फिर करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज एक अलग हेडिंग है, करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में कितना है अमाउंट 7.20 इन 20 एंड 19 में है कितना 4 लाख। ओके, अब हमारी समझ से लायबिलिटीज के सारे आइटम्स आपको दे दिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल कर लेंगे। इनका टोटल कितना आ रहा है करके आप लोग देख लेंगे इसको। 18 5 23, 23 7 30 और 14 कितना हो गया 45 लाख। ओके, 18 26 और 14 ये कितना हो गया 40, यस 40 लाख। तो आपने देखा दोनों साइड का टोटल कितना आ गया, 2020 का टोटल 45 हो गया और 2019 का टोटल कितना हो गया 40 लाख हो गया। अब हम एक एक आइटम का परसेंटेज वाइज इसके टोटल से निकाल के उसकी ईयर में लिखेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम यहाँ कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे हैं और एक एक इंडिविजुअल आइटम्स को हम देख रहे हैं कि एक इंडिविजुअल आइटम्स में कितना परसेंट चेंज हुआ। क्लियर, अब इसका परसेंटेज निकालेंगे हम लोग। 18 लाख 45 का कितना परसेंट है, करिए निकाल के बताइए मुझे कितना परसेंट है 40%। अच्छा, 2020 में 40%, ठीक है। ये डेटा प्लस में आया, मीन्स प्लस चेंज है, क्लियर है, हम इसको प्लस में लिखेंगे 40%। लेकिन जब माइनस में होगा तो हम इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में कर देंगे। ये चीज ध्यान में रखिएगा, आप माइनस साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि मैथ्स नहीं है, ठीक है ना। आप यहाँ पे उस आइटम को क्या कर देंगे ब्रैकेट में कर देंगे, इससे वो इंडिकेट होगा कि ये आइटम क्या है माइनस में होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आइटम 5.40 45 का कितना परसेंट है 12%। ओके, 12%। 14.40 45 का कितना परसेंट है 32%। 7.20 45 का कितना परसेंट है 4%। 16%। ओके, ये आपने करके दे दिया। अच्छा, अब देखिए 18 लाख 40 लाख का कितना परसेंट है 45%। ओके, 4 लाख 40 लाख का कितना परसेंट है 14 लाख कितना परसेंट है 35% और ये 10%। अब आप देखेंगे क्या देखेंगे कि 2020 एंड 19 में कितना परसेंट चेंज आया कंप्यूटर कैपिटल के अमाउंट। तो आप देख क्या रहे हैं कि इन 2019 the amount of capital, the percentage of amount of capital was 45% of the total amount, and in 2020 we are getting 40%. What it shows? It shows क्या हो रहा है कि कैपिटल का अमाउंट आपका क्या हो रहा है घट रहा है। आपकी कैपिटल का अमाउंट क्या होना चाहिए था बढ़ना चाहिए था बिजनेस में, लेकिन क्या दिखा रहा है कि इसका जो कंक्लूजन निकला क्या निकला कि आपका कैपिटल का अमाउंट क्या हुआ यहाँ घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप इस चीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स को एनालाइज करके जब 2 साल के डेटा को तब आप एक कंक्लूजन पे निकले, क्या आपका कंक्लूजन क्या निकला कि आपके बिजनेस में लॉस हुआ है, आपका अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या हुआ लेस हो रहा है। अब इसी तरह एक एक आइटम को आप रिजल्ट देखेंगे, आपके रिजर्व एंड सरप्लस में 2% का इंक्रीज हुआ है, 2%
2% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, चलिए एक अच्छा साइन है। रिजर्व बढ़ना किसी भी कंपनी के लिए, रिजर्व एंड सरप्लस का बढ़ना किसी भी कंपनी के लिए क्या होता है, एक पॉजिटिव साइन होता है, एक प्लस साइन होता है, एक अच्छा साइन होता है। ठीक है, उसकी बैलेंस शीट पे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ने से। तो ये इंडिकेट कर रहा है क्या कि ठीक है, कैपिटल के तो अमाउंट कम हुआ है लेकिन मेरा रिजर्व कंपनी का बढ़ा है, कंपनी ने अपने रिजर्व को क्या बढ़ाया, बढ़ाया। ठीक है, अब देखिए फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज, जो फिक्स लायबिलिटीज हैं, देखिए आप 35% से कितना घट गया, 32%। मीन्स कंपनी की जितने भी फिक्स लायबिलिटीज हैं, जैसे बड़ा लॉन्ग टर्म लोन हो गया, कंपनी ने क्या किया है, इनको घटाया है। कंपनी ने क्या किया है, इनको घटाया है। तो भाई लायबिलिटी कम हो रही है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि हाँ, ये भी एक अच्छा इंडिकेट कर रहा है क्या, कि कंपनी के लिए कंपनी ने अपनी लायबिलिटी को घटाया है, कंपनी ने अपने लोन को घटाया है, कंपनी ने अपने लॉन्ग टर्म लोन है उनको पे करने का कोशिश किया है और किया भी है। तो ये क्या है, कंपनी का एक अच्छा इंडिकेशन है, कंपनी अपने लोन को, अपने लायबिलिटीज को घटाने के लिए क्या है, सीरियस है। ओके, अब देखिए करेंट लायबिलिटीज में काफी इंक्रीज हो, 10% से 16% हो गया। कंपनी का जो करंट लायबिलिटीज है 10 से 16 हो गया, तो ये कंपनी की करंट लायबिलिटीज बढ़ी है। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है, ठीक है, फिक्स लायबिलिटीज को कंपनी ने कम किया, लेकिन क्या कंपनी की करंट लायबिलिटीज क्या है, करंट एसेट्स के कंपेयर में 2:1 के रेशियो में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है और कंपनी का क्या है, करंट लायबिलिटीज बढ़ता है। तो अब एक एक आइटम का हम इस तरीके से एनालाइज करके उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक एक आइटम पे क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो अंडर कॉमन साइंस स्टेटमेंट में हमने क्या सीखा, हमने यही सीखा कि हम जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में सीखे थे क्या, एक एक आइटम का एनालाइज नहीं कर पाते थे। तो एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट की सबसे बड़ी ड्रॉबैक एक नंबर में कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये पूछा जाता है द ड्रॉबैक ऑफ द कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज, तो आप क्या बताएंगे, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। ये आपको जानकारी होनी चाहिए क्या, कि वो इंडिविजुअल आइटम को एनालाइज नहीं करता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, और कॉमन सेंस क्या करता है, एक एक इंडिविजुअल आइटम्स को क्या करता है, एनालाइज करता है। ओके, होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इसी तरीके से ठीक हम एसेट साइड का करेंगे, और एसेट साइड का करने के बाद फिर हम अपना एनालाइज का नीचे कंक्लूजन लिखेंगे। क्या, सब सारे आइटम्स को देखते हुए नीचे हमको कंक्लूजन भी लिखना पड़ता है कि क्या इंडिकेशन है यहाँ। क्लियर? सो फॉर टुडे थैंक यू, होप आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।